सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 20 लाख करोड़ के पैकेज के एनालिसिस पर, तो उस पर 2 वीडियो में बना चुका हूं। ये तीसरा वीडियो भी उसी का भाग है, लेकिन मैंने इसको कुछ टॉपिक में डिवाइड कर दिया है। आपको पता है कि वित्त मंत्री जी ने लगभग 5 दिन घोषणाएं की और इनमें कई सेक्टर्स में इन्होंने रिफॉर्म्स किए। रिफॉर्म्स का मतलब होता है पहले जो बनी हुई संरचना थी उसमें कुछ सुधार करना, उसमें कुछ परिवर्तन करना। तो यह वीडियो उसी पर केंद्रित है। इसमें हम बात करेंगे कोल सेक्टर अर्थात कोयला सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। दूसरे हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए हैं। तीसरा है सिविल एविएशन अर्थात नागरिक विमानन, नागरिक उड्डयन वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या रिफॉर्म्स हुए हैं। और उसके बाद हम देखेंगे हेल्थ सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स करने की घोषणाएं की गई हैं। ये जितनी भी रिफॉर्म्स हैं हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें हमें समझना जरूरी है। आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कोयला सेक्टर पर अर्थात कोल सेक्टर रिफॉर्म्स पर। कोयला जैसा कि आपको पता है एक कार्बनिक पदार्थ है और जब ये जलता है तो इससे क्या होती है, ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा हमें प्राप्त होती है। इसका जो एक व्यापक प्रयोग आपको देखने को मिलता है वह मिलता है थर्मल पावर प्लांट। तो ये जो थर्मल पावर प्लांट है इन्हीं से क्या होता है, बिजली बनती है और यही बिजली हम आप सब क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके अलावा इसका बहुत बड़ी मात्रा में जो लौह इस्पात आयरन स्टील कंपनी है वह करती हैं। साथ ही साथ सीमेंट इंडस्ट्री और कई अन्य इंडस्ट्री हैं जिनमें कोयले का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग होता है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि घरेलू कार्यों में भी जो अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है उसका प्रयोग होता है, चाहे वो भट्टी जलाने में या अन्य कार्यों में। तो इस तरह से ये हमें एक चीज पता चल गया, अगर हमें एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इलेक्ट्रिसिटी अर्थात बिजली को देखें या फिर जो है कि आयरन स्टील इंडस्ट्री को देखें, सीमेंट इंडस्ट्री को देखें या घरेलू कार्यों में देखें, तो इसका जो प्रोडक्शन हुआ क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। जहां पर जितना अधिक प्रोडक्शन होगा यह क्या माना जाएगा, उतना ही अच्छा माना जाएगा। भारत जो है कि विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार वाला देश है। मान लो ध्यान दीजिए कि भारत में कोयले की कोई कमी नहीं है और यहां पर पूरे विश्व का लगभग 7% अर्थात 7% जो है कि कोयला पाया जाता है और 7% यह बहुत बड़ा अमाउंट है अपने आप में। अगर हम सबसे ज़्यादा देखें देशों में कहाँ पाया जाता है तो यूएसए में नो डाउट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो रूस में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया में और भारत में, जैसा कि आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, यह पाया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि भारत में 7% विश्व का कोयला पाया जाता है। अगर हम इसका उपभोग कर लें तो हमें किसी देश से खरीदने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके अगर पिछले साल के आप आंकड़ों पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा 150 से लेकर 200 मिलियन टन, ध्यान दीजिएगा 150 से लेकर 200 मिलियन टन कोयला जो है कि हम आयात करते हैं। और लास्ट अगर हम 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर पर अगर हम देखें तो हमने लगभग 235 मिलियन टन का कोयला आयात किया। अर्थात हमारे पास कोयला पर्याप्त है, अगर हम चाहें तो अपने घरेलू आवश्यकताओं को यहीं से पूरा कर सकते हैं। बावजूद हमने क्या किया है, आयात किया है। जब हमने ये आयात किया होगा तो हमने बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा अपनी खर्च की होगी। तो लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि भारत को अपना जो कोल प्रोडक्शन है, कोयले का उत्पादन है, उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसके पीछे 2 तर्क थे। भारत की चूंकि जनसंख्या बड़ी है और यह माना जा रहा था कि जब हमको कोयला दूसरे सेक्टर से, दूसरे देशों से कम कीमत में मिल रहा है और हमारे यहाँ की जो उत्पादन लागत है वो भी लगभग उतनी आ रही है, तो क्यों ना हम अपने रिजर्व, हम अपने भंडार को बचा के रखें और दूसरे देशों से आयात करें। तो साथ ही साथ कोयले के जो सेक्टर हैं, जो क्षेत्र हैं, वह अधिकांश आप देखेंगे वहां पे किसी न किसी जनजाति का क्षेत्र है। तो कई प्रकार के जनजातीय विवाद भी उभरते आए हैं और यह भी कहा
कहा गया है कि कोयले का उपयोग हमें कम करना चाहिए, और यह कोयले का उपयोग हम कम करेंगे तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज के लिए जो यह काफ़ी रिस्पॉन्सिबल निकलने वाली इनसे गैसें होती हैं उससे भी मुक्ति मिल पाए। लेकिन अब समय की हकीकत यह है कि इस पूरे विश्व में लॉकडाउन है, और उसी के साथ साथ भारत को अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना। तो इसमें हमें यह करना होगा कि जो चीज़ों का हम प्रोडक्शन खुद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना होगा और आयात की मात्रा को कम करना होगा। और इसी वजह से अब क्या किया गया है, कोल सेक्टर का रिफॉर्म सामने लाया गया। आपको एक चीज बता दें कि भारत में कोयले का लगभग 82% अर्थात 82% सिर्फ एक कंपनी के द्वारा, जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड, के द्वारा किया जाता है, और यह विश्व की कोयला उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, और यह महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी सब भारत की अगर कंपनियों की कैटेगरी में देखेंगे तो सबसे हाई लेवल की कैटेगरी की कंपनी दिखाई, नो डाउट इसमें सरकार की भी हिस्सेदारी है। तो इस तरह से कोल इंडिया लिमिटेड अभी तक क्या कर रहा था, लगभग 82% कोयले का प्रोडक्शन कर रहा था। अब ये इसके ऊपर एक कंपनी जब प्रोडक्शन कर रही है तो इसके ऊपर है कितना प्रोडक्शन करती है, कितना नहीं करती है। 10 या 15 या 20 प्लेयर होते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन होता है, साथ ही साथ मूल्य को लेकर भी कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, अच्छी क्वालिटी के कोयला कम पे बेचेंगे तो हमारा ज़्यादा बिकेगा, ऐसा कंपटीशन होता है। तो कंपनियों को क्या मिलता है, बूस्टअप मिलता है कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड के पास ऐसा कुछ नहीं था, सरकारी कंपनी है और अधिकांश शेयर जो है उसके सरकार के पास है, तो अच्छी तरह से काम कर रहे थे। बचा अब देखिए 82% का जो प्रोडक्शन होता है वो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा होता है। 18% जो कोयले का उत्पादन होता है वह लौह इस्पात कंपनियां या जो सीमेंट की कंपनी है, अर्थात वह मान लीजिए कोयले से अलग कोई ऐसी कंपनी है, जैसे मैंने लौह इस्पात उद्योग का बताया, सीमेंट उद्योग का बताया, कि इनको लगता है कि यह क्या कर सकते हैं, इनको जो कोयले की जरूरत है ये खुद उत्पादन करके उसका उपभोग कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनियों को कह दिया जाता है ठीक है, आप अपनी आवश्यकता के लिए क्या करो, कोयले का प्रोडक्शन कर लो। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यह कंपनियां क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकती कि यह बेच दें। अर्थात मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि 82% कोयले का प्रोडक्शन सिर्फ एक कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, बचा 18%। अब 18% में मेरी एक कंपनी है आयरन स्टील कंपनी, मैं क्या करता हूं, गाटर बनाता हूं, सरिया बनाता हूं, और इसको लौ अयस्क के लिए हमें बड़ी मात्रा में कोयले की जरूरत पड़ती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ठीक है, मेरी आवश्यकता के लिए मेरे बगल में अर्थात मेरे जो प्लांट के बगल में जो कोल फील्ड है वहां से मैं प्रोडक्शन कर लूंगा। अगर सरकार अनुमति दे दे तो सरकार कहेगी ठीक है आप प्रोडक्शन कर लो, लेकिन आपको ध्यान रखना है सिर्फ अपनी आवश्यकता के लिए आपको प्रोडक्शन करना है कोयले का। तो इसी प्रकार बहुत सी कंपनियों के द्वारा मिलकर 18% कोयले का उत्पादन किया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इसमें अधिकांश जो जिम्मेदारी है कोल प्रोडक्शन की वह किसके पास है, कोल इंडिया लिमिटेड। लेकिन सरकार ने अब क्या किया है, प्राइवेट कंपनियों को भी अब इसमें शामिल करने की मंशा व्यक्त की है, और कहा है कि हम आने वाले समय में इसमें कई प्राइवेट प्लेयर्स को हम लाएंगे। इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, उत्पादन में भी वृद्धि होगी, और हम जो आयात कर रहे हैं दूसरे देशों से आयात हमको नहीं करना पड़ेगा, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगी, बचेगी। अब होगा क्या कि एक तो अनाउंसमेंट रिफॉर्म्स क्या किया गया कि अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी इसमें शामिल हो सकें। फिर आगे कहा जा रहा है कि जो कंपनियां इसमें शामिल होंगी सरकार उनसे एक ही बार में कोई रकम नहीं लेगी, सरकार कहेगी कि आप जितना प्रोडक्शन करते हो आप करो, और उनकी जो आय जितनी ज़्यादा उनकी आय बढ़ेगी तो उस लाभ का अर्थात जो कंपनी मान लीजिए कभी 100 रुपये का सेल करती है, कभी 200, कभी 500 का, जो जितना ज़्यादा सेल करेगी उसी के हिसाब से सरकार 1% उनसे लेगी। तो इससे क्या होगा, सरकार को हमेशा राजस्व मिलता रहेगा। अभी क्या है कि मान लीजिए एक कोल ब्लॉक को एक कंपनी को हमने बेच दिया कि ले लो 100 रुपए में आप जितना कोला प्रोडक्शन कर सकते हो करो, तो इससे क्या होता है, सरकार के पास एक बार पैसा आता था फिर रुक जाता। अब सरकार ने कहा है कि हम आपके प्रॉफिट का एक हिस्सा लिया करेंगे, और उस वजह से वह इस कारण से लेंगे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देश का संसाधन अर्थात रिसोर्स आपको दे रहे हैं। तो यह भी एक कॉन्सेप्ट लाया गया। यह भी कहा गया कि जो कंपनियां पहले
जो है कि कोयले का उत्पादन जिन्होंने नहीं किया है, लेकिन वह अगर चाहें तो अब इसमें प्लेयर बन सकती हैं। अर्थात पहले क्या नियम था कि अगर कोयले के लिए आपको लाइसेंस लेना है तो आपको कोयले के उत्पादन करने का अनुभव रखना चाहिए था, लेकिन अब कहा गया है कि ऐसे अगर हम कंडीशंस लगाएंगे तो कंपनियां कम आएंगी। तो कहा गया है कि कोई कंपनी जिसने कभी कोल प्रोडक्शन ना किया हो चाहे तो भी आ सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अब जो कंपनियां, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी आयरन स्टील कंपनी है या कोई और कंपनी है जो सिर्फ पहले अपने लिए कोयले का उपभोग करने के लिए उत्पादन करती थी, अब उनसे भी कह दिया जाएगा कि ठीक है, आप उत्पादन करते हो तो आप अपने लिए भी कर लो, और अगर आपके पास सरप्लस होता है तो आपका क्या रो जो है कि कोयले को बेच भी सकते हो। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल अपना लिया था, तो फिर मैं वही एग्जांपल लेता हूं कि अब मुझे लगता है कि मैं कोयले का जो उत्पादन अपने लिए करता हूं, मैं उस उत्पादन को बढ़ाकर अपने पास सरप्लस कर सकता हूं, और जब मुझे कहीं फायदा मिलेगा तो उस कोयले को मार्केट में बेच सकता हूं। यह भी अनुमति अब क्या होगी, मिल जाएगी। साथ ही साथ सरकार अब कोयले के क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ाना चाहती है। ईज ऑफ डूइंग का मतलब होता है कि कार्य करने में आसानी। कोयला सेक्टर इतना जो है कि फ्लेक्सिबल हो, इतना जो है कि व्यवहारिक हो कि कोई भी व्यक्ति इस सेक्टर में आकर कार्य करना चाहे तो कर दे। और इसका मतलब यह है कि लाल फीताशाही की प्रवृत्ति को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। जो कई तरह के जो अभी अनुमति लेनी होती थी, लाइसेंस लेना होता था, उसको कम किया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एरिया है, मान लीजिए आपके ही गांव का ले लेता हूं एग्जांपल, 10 किलोमीटर का कोई आपका एक गांव है, उसके एक हिस्से में एक कोने में पता चलता है कि यहाँ पे कोयला है। तो क्या होता था कि जो हमारे यहाँ की संस्थाएं हैं जो कि यह रिमोट सेंसिंग से लेकर अन्य तकनीकों के माध्यम से यह पता लगाती हैं कि पृथ्वी के अंदर कहाँ पे क्या चीज़ है, तो वो क्या करती थी, पहले पूरे 10 किलोमीटर एरिया का इंस्पेक्शन करती थी, परीक्षण करती थी, डेटा कलेक्ट करती थी, और फिर बताती थी कि यहाँ पे कोयला कितना है, क्या नीलामी हो सकती है। लेकिन सरकार ने अब कहा है कि अगर हमें कहीं भी पता चलता है कि कोयला छोटा बड़ा मात्रा में है तो हम उसकी क्या करेंगे, बोली लगा देंगे, अर्थात उसके लिए हम लाइसेंस दे देंगे कि कोई अगर प्रोडक्शन करना है तो करे। इसमें क्या होगा कि कई बार यह पता लगाने में कि कहाँ तक कोयला है, कितना कोयला, लंबा समय खिंचता था और कोयले का उत्पादन क्या होता था, प्रभावित होता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो कंपनियां अधिक उत्पादन करेंगी उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव का मतलब एक, मान लीजिए आपसे कहा गया कि आप 100 टन का प्रोडक्शन कर सकते हैं और आपने अच्छी टेक्नोलॉजी की यूज की, आपने प्रोडक्शन ज़्यादा किया, तो सरकार कहेगी ठीक है आप और प्रोडक्शन कर लो, हम आपको कुछ छूट देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि अधिक से अधिक कोयले का प्रोडक्शन होता रहे और साथ ही साथ प्रतिस्पर्धा कंपनियों के बीच में बनी रहे। आगे चल के सरकार ये भी कह रही है कि सरकार जो है कि कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन पर काम करेगी। कोल गैसिफिकेशन लिक्विफिकेशन का मतलब यह है कि कोयले को गैस के फॉर्म में और लिक्विड की फॉर्म में जो है कि इसको कन्वर्ट किया जाएगा। इससे क्या होगा, जब हम ठोस कोयला को जलाते हैं तो उससे कई तरह की अशुद्धियां निकलती हैं जो कि हमारे वातावरण, हमारे वायुमंडल में जाती हैं, उनसे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, गैस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विड के रूप में। ये कैसे करेंगे, ये देखिए एक साइंस टेक का एक टॉपिक है जिसको मैं कभी अलग से डिटेल में बताऊंगा। कम से कम 10 से 15 मिनट का एक टॉपिक है, तब आप समझ पाएंगे आखिर कोयले को हम गैस और लिक्विड में। बस ये समझ लीजिए अभी हम जो ठोस रूप में कोयले का यूज कर रहे थे, अब उसके रूप को हम परिवर्तित करेंगे। इससे क्या होगा कि जो वातावरण में कोयले का अंश बहुत बड़ी मात्रा में पहुंचता था वह नहीं पहुंच पाएगा। इसी के साथ सरकार ने यह भी कहा है कि आने वाले समय में सरकार लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कोयला के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेगी। अर्थात कोयला का इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि कोयला खनन करने के लिए क्या क्या आधारभूत संरचनाएं चाहिए, वहाँ पे कोल फील्ड पर क्या क्या चीज़ें चाहिए, इन सभी चीज़ों के लिए, साथ ही साथ कोयला निकालने, ले जाने, मार्केट तक पहुँचाने, ट्रेनों का जाल बिछाने, सड़कों का, ये सभी चीज़ों के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च इसमें किया जाएगा। इसमें से इस 50,000 में से लगभग 18,000 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ कन्वेयर बेल्ट पर खर्च किए जाएंगे। कन्वेयर बेल्ट का मतलब है, देखिए आपने देखा होगा एक बहुत सी बड़ी सी बेल्ट होती है, उस पर कोयला आता रहता है, बेल्ट खिसकती रहती है, कोयला एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचता
रहता है। जैसे ये समझ लीजिए कोई पट्टा है लकड़ी का मत कहिए, किसी प्लास्टिक का या कपड़े का, उस पर कोई सामान गिरता चला जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आप कभी चेकिंग वगैरह मेट्रो वगैरह में जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो आप अपना बैग रख देते हैं और रोलर घूमता रहता है, आपका बैग दूसरे साइड में पास हो जाता है। इसी प्रकार के कन्वेयर बेल्ट लगाने में खर्च किए जाएंगे, क्योंकि इंडिया में कन्वेयर बेल्ट की कमी है। इसके साथ साथ कोल वेड मिथन का आवंटन कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी से अलग भी हो सकता है। कोल वेड मिथेन का मतलब होता है कि कोयले की जो परतें हैं ना, इन परतों में मीथेन मिलता है। तो इनका क्या होता है, कई बार हमने कोयले के लिए तो क्या किया, नीलामी कर दी, लेकिन जो इसमें मीथेन है उस मीथेन का यूज नहीं हो पाता था, वो वायुमंडल में ऐसे खराब चली जाती थी। तो कहा गया है कि वह हम ये जो कोल वेड मीथेन के लिए अलग से भी लाइसेंस दे सकते हैं, और जिस कंपनी को हमने कोयले को प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस दिया है उसको या किसी दूसरी कंपनी को भी दिया जा सकता है। कुल मिलाकर कोयले का अधिक से अधिक यूज करने की बात इसमें की गई है। तो आप समझ सकते हैं इन सभी चीज़ों को अपनाने से क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे डिफेंस के सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए। भारत को हमेशा अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए बड़ी मात्रा में आयुध सामग्री, अर्थात ऐसी सामग्री जो युद्ध के दौरान या अपने डिफेंस में खर्च हो सकती है, इनको खरीदना पड़ता है। अब इसके हमारे खरीदना यह इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारा जो डिफेंस सेक्टर है वो कम खुला है, कम प्रतिस्पर्धी है, अर्थात जो सरकारी कंपनियां हैं वही थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कर रही हैं, और इसके वजह से बाहरी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनका परसेंटेज इसमें कम है, और फलस्वरूप हमें क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है उसी से काम चलाना पड़ता है, और एक्स्ट्रा हमें क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। साथ ही साथ हमारे पास वैरायटी कम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्तर हमारे यहाँ कम है। तो इसके वजह से हमने ये जो है कि इसमें कुछ रिफॉर्म किए हैं। कई रिपोर्ट्स में जिक्र किया गया है इंडिया के संदर्भ में कि हमारे जो युद्ध सामग्री हो पुराने कम क्षमता वाले हैं, और जो हम आयात भी करते हैं ना, उस आयात में भी कई प्रकार की ऑपरेशनल जो है कि चुनौतियां होती हैं, प्रक्रियागत चुनौतियां होती हैं, और उनकी वजह से विलंब होता है। तो कुल मिलाकर इन जितनी चीज़ों का मैंने बताया सबका करेक्ट क्या है कि आप अपने यहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ करो। अब क्या होगा कि देखिए, जब हमने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर हम ना बने और बाकी सभी सेक्टर में हो जाए। तो इसी के तहत क्या किया गया, इसमें किया गया है। आपको पता है भारत विश्व के उन अग्रणी देशों में शामिल होता है जो सर्वाधिक हथियार खरीदते हैं। रूस, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस हमारे प्रमुख जो है कि डिफेंस के व्यापार वाले देश हैं। और बजट 2020-21 में भी अगर हम देखें तो लगभग जो है कि 3 लाख करोड़ से अधिक का जो डिफेंस बजट घोषित किया गया था, उसका 1/3 जो है कि हमको क्या करना था, यही सैन्य सामग्री खरीदनी थी। अब सरकार ने कहा है कि अब क्या किया जाएगा कि जो हमने मेक इन इंडिया और अन्य जो इनिशिएटिव लिए थे उससे हमें थोड़ा बहुत तो लाभ प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके लाभ को और क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। और इससे यह होगा कि आने वाले समय में हम अपने आप को क्या करेंगे, जितनी डिफेंस की चीजें हैं उनका हम प्रोडक्शन कर लेंगे। प्रोडक्शन हम तभी करेंगे जब हम क्या करें, अपनी आयात पर निर्भरता कम करें। तो देखिए रिफॉर्म क्या क्या हुए हैं। सरकार ने कहा है कि जो आयातित सैन्य सामग्री है, मान लीजिए हम 10 चीजों का जो है कि आयात करते हैं जो डिफेंस की हैं, तो उनमें से कुछ वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम मशीन गन मंगा रहे हैं, हम जो है कि गोले मंगा रहे हैं, या कुछ भी पिस्टल वगैरह कुछ भी मंगा रहे हैं जो हमें चाहिए होता है, तो उसमें से कुछ सामानों की हम क्या करेंगे, लिस्टिंग कर लेंगे, और लिस्टिंग करके उसमें से कहेंगे कि ये सामान अब आगे से हम 3 साल 5 साल 10 साल या जो भी सरकार तय करे, इतने साल तक हम क्या करेंगे, बाहर से आयात नहीं करेंगे। फिर प्रश्न आएगा फिर क्या करेंगे, तो उनका उद्देश्य है कि जिन चीज़ों को हम लिस्टिंग कर लेंगे और जिनके लिए हम आयात पर प्रतिबंध लगा देंगे, उनका प्रोडक्शन देश में ही करना होगा। तो जब हम ये कहेंगे कि हमको प्रोडक्शन देश में ही करना है, तो अपने आप प्रोडक्शन का रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आयात पर प्रतिबंध लगाना इसलिए जरूरी है कि एक तरफ से हम आयात भी कर रहे हैं, एक तरफ से यहाँ पे भी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो आयात में पैसा खर्च होगा तो इंडस्ट्री में कहाँ लग पाएगा। साथ ही साथ ये भी सरकार ने कहा है कि यदि कोई सैन्य सामग्री बाहर से खरीदा जाता है तो उसका एक निश्चित अनुपात में जो है कि मेक इन इंडिया के तहत घरेलू कंपनियों से खरीदा जाए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सरकार ये डिसाइड करती है कि मशीन गन हमें खरीदना है, और मशीन गन का प्रोडक्शन जो है कि अभी इंडिया में नहीं हो पा रहा है या विलंब होगा, तो सरकार से कहा जाएगा कि ऐसा ठीक है आप खरीद लीजिए, लेकिन आपको क्या करना है,
30%, 40%, 20% जो भी सरकार तय करे कि आपको यहीं की कंपनियों से खरीदना होगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ कंपनियों को रहेगा कि हम प्रोडक्शन अगर करेंगे तो हमारा सामान क्या होगा, बिक जाएगा। तो ये भी इससे मेक इन इंडिया भी प्रमोट होगा और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, जो कि हमारे यहाँ क्या करती है, जो 41 हमारे यहाँ सैन्य कंपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं उनको रेगुलेट करती है। इसको कहा गया है कि इसको और ज़्यादा जो है कि स्वायत्तता दी जाएगी, साथ ही साथ इसको दायित्व दिए जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। और यह क्या करेगी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या करता है कि फैक्ट्रियों में कार्य कैसे चल रहा है, कैसे चलना चाहिए, किन चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, ये तो मिनिस्ट्री ही तय करती है। लेकिन ये किसके अंतर्गत है, रक्षा मंत्रालय। तो इसको क्या किया जाएगा, ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसको थोड़ा सा और क्या किया जाएगा, बूस्टअप दिया जाएगा कि यह क्या करे, प्रोडक्शन करे। इसके साथ साथ ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से हमने एफडीआई में भी अब क्या किया है, परसेंटेज बढ़ा दिया है। पहले जहां पे इसमें केवल 49% एफडीआई आ सकता था ऑटोमेटिक रूट से, अब क्या होगा 74% एफडीआई आ सकता है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि आपको किसी से अनुमति नहीं लेना है, आप यहाँ पर ले आइए, अपना प्रोडक्शन करने लगी और 1 महीने अर्थात 30 दिन के अंदर आपको क्या करना होगा, सूचित करना होगा। तो इससे क्या होगा कि पहले मान लीजिए अगर हम कोई कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे निवेश करना चाहे 74% से कम या फिर जो है कि 49% से ज़्यादा, मान लेते हैं 70% ही ज़्यादा ठीक रहे। अब 70% कोई डिफेंस इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और पहले क्या था 49% ऑटोमेटिक रूट से था, तो उसको कई मंत्रालयों के माध्यम से अनुमति लेना पड़ता था। इसमें प्रक्रियागत जो समय है वो बढ़ जाता था। इसलिए कहा गया कि अब 74% तक एफडीआई इसमें आ सकता है। ये बहुत बड़ा चेंज है। इससे बहुत बड़े प्राइवेट प्लेयर जो है कि जो ग्लोबल प्राइवेट प्लेयर हैं वह आ सकेंगे। खैर, इसके आगे कहा गया है कि समयबद्ध रक्षा खरीद प्रक्रिया और तेजी से निर्णय लेने की दिशा में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तथा जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स की शुरुआत की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो भी हम खरीद रहे हैं वह कोई ना कोई प्रोजेक्ट का हमारा हिस्सा है, वह जल्दी से खरीदा जा सके। साथ ही साथ जो हमारा स्टाफ है उसकी क्वालिटी को हमें बनाए रखना है और प्रोडक्शन के आधार पर उसकी क्वालिटी को रीचेक करते रहना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो डिफेंस के सेक्टर के लोग हैं, उनकी प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, उनके अंदर हमेशा यह जिज्ञासा देना या उनको यह फील कराना कि उनको प्रोडक्शन करना है, इन सब चीज़ों को भी किया जाए। तो कुल मिलाकर ये था आपका डिफेंस के सेक्टर में रिफॉर्म। जितना देखिए अभी तक हो जो है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो चीज़ें आई हैं सामने, उन सभी चीज़ों को मैं बता रहा हूं। आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्यों नहीं बता रहे हैं, तो जितना आया है उसी को हमें बताना है, कहानी नहीं सुना सकते हम, रिफॉर्म्स है ना। बाकी हमें बात करना होगा डिफेंस सेक्टर पर, तो हम कभी दोबारा कर लेंगे। है आगे चलते हैं सिविल एविएशन। तो आपको पता है सरकार अब जो है कि जितने ये रिफॉर्म्स किए हैं, इसी के साथ साथ सरकार इंडियन एयरफोर्स को जो है कि यहाँ पर ध्यान, फोर्स की जगह एयर स्पेस को अधिक उपयोग के लिए। एयर स्पेस का मतलब होता है कि जो हम घरेलू वाहन यातायात यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं या फिर जो है कि मुंबई से कलकत्ता जाते हैं, तो आप जो ये एयर स्पेस यूज करते हैं, इसी की बात हो रही है। तो सरकार इंडियन एयर स्पेस के अधिक उपयोग के लिए अब कदम उठाएगी, अर्थात जो हमारा ये हवाई क्षेत्र है यह ज़्यादा उपयोगी हो सके। स्पेस में जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक का मतलब यह है कि मान लीजिए अभी देखिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देके इसको पूरे को समझाऊं, आसान हो जाएगा। आपको जाना है यहाँ से जो है कि मुंबई, अगर आपको जाना है दिल्ली से, तो दिल्ली से मुंबई जाने के कई रूट हो सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टेस्ट रूट आपको क्या किया जाता है, बताया जाता है कि हर फ्लाइट का फिक्स होता है कि इस रूट से जाएगी। तो सरकार ये कह रही है कि जो हमारा यह एयर स्पेस का जो क्षेत्र है, इसका केवल इस समय हम मात्र 60% यूज कर रहे हैं, और सभी जो हमारी एयर स्पेस की कंपनियां हैं उनसे हमने कह रखा कि इसी रूट पे चलेंगी। तो अब इस पे क्या होता है, कई बार ट्रैफिक ज़्यादा मिलता है, कई बार डिले होता है, कई बार विलम्ब होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, कई बार जो है कि रास्ता बहुत लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कि मुझे एक बार सिर्फ जो है कि एक बार आगरा से जो है कि इंदौर जाना था। सोचिए आगरा से मुझे इंदौर जाना था, लेकिन जो फ्लाइट थी ना वह डायरेक्ट नहीं थी इंदौर के लिए, वह बाया मुंबई थी।
थी। अब देखिए मुझे जाना था इंदौर और मैं पहले मुंबई जाता फिर इंदौर आता, तो इसमें क्या होता काफ़ी जो है कि ये पूरा लंबा रास्ता तय करना पड़ता, कई घंटे की फ्लाइट की जर्नी एक आध 2 घंटे की ठीक लगती, उसके बाद तो क्या होता है वो दिक्कत है। तो मैंने उसको उस प्लान को कैंसिल किया, फिर मैंने बाय जो है कि अपने 4 व्हीलर के माध्यम से मैंने ये दूरी कवर की। लेकिन आप इसी चीज़ को आप एग्जाम्पल को समझिए कि क्या होता है कि जो एयर स्पेस का ये जो क्षेत्र है कई जो है कि इसका पूरा अभी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ 60% यूज कर पा रहे हैं। तो सरकार ने कहा है कि जो हमारा 40% एयर स्पेस बचा है इसको हम खोलेंगे, तो इससे क्या होगा दूरियां कम होंगी, अधिक हमारे पास स्टेशन बन पाएंगे और हर की कनेक्टिविटी को हम जोड़ देंगे तो बहुत सीधे सीधे रास्ते बन पाएंगे। तो आने वाले समय में जब दूरी कम होगी तो अपने आप जो सिविल एविएशन की कंपनियां हैं वह अपना रेट क्या करेंगे कम करेंगे, क्योंकि उनको कम खर्च आएगा। तो एक बात यह किया गया। साथ ही साथ सरकार इस क्षेत्र में अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात PPP के साथ इसमें जो है कि इसमें सरकार और कुछ करना चाहती है, अर्थात जो हमारे यहाँ हवाई अड्डे हैं इसमें विश्व स्तरीय हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। और यह जो विश्व स्तरीय हवाई अड्डे बनाए जाएंगे ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अर्थात सरकार और जो है कि प्राइवेट कंपनी सबकी हिस्सेदारी से यह बनाए जाएंगे। तो इससे क्या होता है सरकार को यह फायदा होगा कि पूरा रिसोर्स खुद का नहीं लगाना, प्राइवेट कंपनियों का भी लगाना। तो इस तरह से और साथ ही साथ जो ग्लोबल एयरपोर्ट बनाने वाली कंपनी है उनको भी हमको अनुभव मिल सकेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में 6 एयरपोर्ट के मेंटेनेंस और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर के लिए दी जाएगी, अर्थात जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं तो उनके लिए मेंटेनेंस करना होता है, उन्हें ऑपरेट करना होता है। तो ये जिम्मेदारी अब सरकार इनसे क्या हो रही है मुक्त होना चाह रही है और कह रही है कि अब प्राइवेट सेक्टर को यह दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत के हवाई जहाज के MRO अर्थात मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल की स्थिति पिछड़ी है। इस पूरे MRO को समझिए कि मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मेरी नहीं बीजा मान ले कि मानिए किंगफिशर उनकी कंपनी है। अब वो किंगफिशर जो कंपनी है वह उसका एक जहाज है, वो जहाज उसको मेंटेनेंस चाहिए, उसमें कभी दिक्कत आई तो रिपेयर चाहिए, ओवरहॉलिंग का मतलब पूरी तरह से एक बार रीचेक करके उसको ठीक कर देना, ऐसा कुछ। तो अब देखिए इस MRO के लिए क्या होता है कि हमारे यहाँ की जो इंडिया में ये पूरी सुविधा है ये काफ़ी पिछड़ी हुई। इसके कारण क्या होता है इंडियन एयरलाइंस की और बहुत अन्य जो है कि कंपनियां क्या करती हैं इस सुविधा का लाभ लेने के लिए वह सिंगापुर जाती हैं। सोचिए यहाँ से सिंगापुर जाते हैं लेकिन और वहाँ से अपनी सर्विस करा के आ भी जाती हैं, तब भी उनको पैसे की बचत होती। तो सरकार ने कहा है कि आने वाले समय पर MRO को वह कम करेगी, अर्थात मेंटेनेंस रिपेयर की जो लागत है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ खुद विकसित किए जाएंगे। तो इससे क्या होगा जो ग्लोबल कंपनियां हैं उनको लगेगा कि देखो पहले तो क्या है कि यहाँ पर एयर स्पेस पूरा खुल गया है, दूसरा यहीं पर रिपेयर और मेंटेनेंस हो सकता है, तीसरा कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए अब क्या हो रहा है ये क्षेत्र खुलता चला जा रहा है। और उसके बाद चूंकि भारत का जो है कि अब मध्य वर्ग उभर रहा है, इसके पास पैसा आ रहा है, तो क्या करेगा एयर स्पेस का यूज करेगा, सिविल एविएशन का यूज करेगा, तो मार्केट में मिल पाएगा। तो इसकी वजह से काफी बड़ी संख्या में जो है कि यहाँ पर निवेश आ सकता है। सरकार डिफेंस सेक्टर तथा सिविल MRO जो मैंने आपको बताया के बीच ओवरलैपिंग को बढ़ाने पर बल देगी, अर्थात डिफेंस के सेक्टर में और सिविल एविएशन के सेक्टर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कॉमन रूप में होती हैं, तो उन दोनों के प्रयोग को एक साथ आगे बढ़ाने का सरकार प्रयास करेगी। अब इसके बाद है हेल्थ रिफॉर्म। हेल्थ रिफॉर्म जो है कि भारत जो है हेल्थ सेक्टर पर अपनी GDP का 3 से 4% खर्च करे, ऐसी सिफारिशें कई कमेटियों के द्वारा की गई। लेकिन सरकार के द्वारा भी अपनी GDP का 1.2 से लेकर 1.3% तक खर्च किया जाता है, अर्थात जो कमेटियों की रिकमेंडेशन है उसके आधे से भी कम किया जाता है। जापान में अगर देखें तो वो अपनी GDP का 9.2%, USA 14.3%, जर्मनी 9.5%, UK 7.5% अपनी GDP का ये खर्च करते हैं। अर्थात ये हमारे पास वही एग्जाम्पल है जो अपनी GDP का बहुत बड़ा अमाउंट हेल्थ सेक्टर पे खर्च करते हैं। सरकार अर्थात भारत सरकार ने भी अब कहा है, जबकि कोरोना वायरस में प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की हमें कंडीशन पता चल चुकी है और भारत के में कितना हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पिछड़ा हुआ है। आप कुछ राज्यों का मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है आप उसी राज्य के हों, लेकिन मैं बस ये बताऊं कि आपका हेल्थ सेक्टर कितना मजबूत है, बस इससे आप गूगल कर लीजिएगा कि आपके राज्य में वेंटिलेटर कितने हैं। अभी कोरोना वायरस की वजह से वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर जितनी वेंटिलेटर होना चाहिए था
था उसके 5% से भी कम, ध्यान दीजिए 5% से भी कम वेंटिलेटर हैं, 95% वेंटिलेटर नहीं है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी दिक्कत है। तो सरकार ने कहा है कि अब वो क्या करेगी, खर्च बढ़ाएगी। खैर, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अधिक निवेश करेगी। लेकिन हालांकि यहाँ पे देखिए, मैंने हेल्थ पर एक पहले ही वीडियो बनाया था कि प्राइवेट सेक्टर कैसे हेल्थ को जकड़ता चला जा रहा है। तो सरकार ने फिर से वही चीज़ कहा है कि जो हमारा प्राइमरी जो स्वास्थ्य का सेक्टर है उसको हम जो है कि मेंटेन करेंगे। हालांकि सेकेंडरी और टर्सरी अर्थात जो यह जो प्राइमरी स्वास्थ्य सेक्टर क्या होता है, जिसमें आप जो आपके घर पे आपके मोहल्ले में क्लिनिक होते हैं छोटे मोटे, जहाँ पे दवा बुखार वगैरह सिंपल जो चीज़ें बीमारियां होती हैं उनकी जो दवाएं मिलती हैं उनको। लेकिन भारत में फिर से वही दिक्कत है कि अगर हमारे पास कोरोना वायरस और जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनके लिए अगर हॉस्पिटल मेंटेन नहीं होंगे तो गरीब आदमी भले एक बार बीमार होगा और जीवन भर क्या होता है, गरीबी रेखा से नीचे चला जाता है। तो सरकार को इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हालांकि सरकार आगे कह रही है कि वह ग्रॉस रूट हेल्थ इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करेगी। ग्रॉस रूट हेल्थ इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि वह संस्थाएं जो जमीनी स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर कार्य करती हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि भविष्य में आने वाली महामारी से निपटने के लिए वह इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल ब्लॉक का निर्माण करेंगे। अर्थात ये जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस के लिए स्पेशल अस्पताल होते हैं, ठीक इसी प्रकार के अस्पताल ब्लॉक के लेवल पर अन्य क्षेत्रों पर बनाए जाएंगे जो इन्फेक्शन और डिजीज के मामलों में स्पेशलाइज उनके पास जानकारी होगी और कोरोना वायरस जैसी महामारी अगर भविष्य में कोई दूसरी आती है तो उनसे निपटा जा सकेगा। इसके साथ साथ सरकार ने लैब अर्थात जहां पे टेस्टिंग होती है उसके नेटवर्क को और चैन को बढ़ाने की बात की है। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि इंडिया में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हालांकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे यहाँ ठीक काम करती है, लेकिन पूरा अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम थोड़े से पीछे हैं, इसको प्रमोट किया जाएगा। और सरकार ने लास्टली इसमें कहा है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट को भी तैयार किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि पूरे राष्ट्रीय लेवल पे आपके कुछ अगर आप चाहें, जैसे आप एक बार इलाज कराने गए, आपके कुछ डेटा हैं कलेक्ट कर लिए गए, तो उससे क्या होगा, कहीं अगर दोबारा आप जाएंगे तो सभी चीज़ें क्या होंगी, कंप्यूटराइज होती जाएंगे। आपकी सभी रिकॉर्ड, मेडिकल हिस्ट्री आप सबके सामने होगी। अर्थात जब आप चाहेंगे तो ऐसा कुछ इसमें करने का प्रयास किया जाए। तो यही है जो है कि रिफॉर्म्स है इन सेक्टर्स में। आगे कुछ और होगा तो मैं ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। थैंक यू सो मच।